नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अध्ययन करेंगे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स का। जब बैंकिंग सेक्टर में सुधार की बात की जाती है तो मोस्टली इनके लिए जो समितियां होती है उनकी रिकमेंडेशंस से बात की जाती है। हम पहले देखेंगे कि जो बैंकिंग सुधार के लिए जो समितियां बनी थी उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी। उन समितियों की रिकमेंडेशन देखने के बाद में हम ये देखेंगे कि वर्तमान में जो मेजर रिफॉर्म्स किए गए हैं, जो सुधार किए गए हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो आज के ट्यूटोरियल में हम पहले जो बैंकिंग सुधार समितियां थी उसका अध्ययन करेंगे और नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कौन कौन से नए सुधार जो है वो किए गए हैं। जब बैंकिंग सुधार की बात की जाती है तो नरसिम्हम कमेटी की बात सबसे पहले आती है। नरसिम्हम कमेटी ने 2 बार अपनी बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स के लिए रिकमेंडेशन दी थी। पहली उन्होंने दी थी 1991 के अंदर और दूसरी 1998 के अंदर उन्होंने दी थी। इनकी जो मेजर रिकमेंडेशंस थी वो गवर्नमेंट के द्वारा मान ली गई थी। हम एक एक करके पहले हम देखेंगे कि जो 1991 में जो रिकमेंडेशन दी गई थी, आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट 1998 रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हम कमेटी। तो लेट्स वी स्टार्ट वन बाय वन। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स एंड सजेशन बाय नरसिम्हम कमेटी। फर्स्ट जो रिकमेंडेशन थी वो थी कि रिडक्शन इन द CRR एंड SLR रेट, यानी जो रिजर्व रेशियो होते हैं, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टेचुटरी लिक्विड रेशियो, इसको क्या किया जाए, कम किया जाए। इट्स रिकमेंडेड दैट SLR शुड बी रिड्यूस्ड टू 25%। तो इन्होंने बोला कि जो SLR है उसको 25% तक रिड्यूस किया जाए, जो कि पहले 40% तक होता था। शुड बी रिड्यूस टू 10% ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, और इस 25% को भी धीरे धीरे करके जो 5 साल के पीरियड में उसको 10% पे लाया जाए। When these ratio will be reduced, then more funds would be available with the banks to lend the public। क्योंकि आपको पहले के लेक्चर्स में बताया गया था कि जैसे CRR और SLR जो होता है उसको जैसे जैसे आप कम करेंगे तो बैंकों के पास जो खुद का रिजर्व होता है वो बढ़ता जाएगा। क्योंकि CRR और SLR क्या होते हैं, इन्हें रिजर्व रखने पड़ते हैं जो पब्लिक को लैंड नहीं कर सकते। तो जब इनकी परसेंटेज कम होगी तो वो ज़्यादा पब्लिक को दे पाएंगे, उनके कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेंगे, उनकी इनकम ज़्यादा बढ़ेगी। तो नरसिम्हम कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशन थी कि जो SLR है और जो CRR है इसको कम किया जाए ताकि बैंकों की जो कैपेसिटी है फंड्स की वो बढ़े। दिस विल इंक्रीज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इन द कंट्री। जैसे डायग्राम के द्वारा आपको बताया गया कि बैंक क्या करता है, CRR किसके पास रखेगा, RBI के पास, और सिक्योरिटीज के रूप में SLR भी क्या रखता है, वो खुद के पास रिजर्व रखता है। तो उसके जो लोन गिवन होता है कस्टमर को वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये चीज़ें कम की जाएंगी तो उसकी जो लोन गिवन की कैपेसिटी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। इस रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट के द्वारा मान लिया गया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो SLR था जो 40% से वर्तमान में लगभग 19% के आसपास आ चुका है, 19.5% के आसपास, और जो CRR है वो भी कम होकर वर्तमान में 3% तक आ चुका है। तो इस रिकमेंडेशन को स्वीकार किया गया, ये एक मेजर रिफॉर्म्स था। अब बात करते हैं दूसरी रिकमेंडेशन की या दूसरे सुधार की। द कमेटी रिकमेंडेड डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स सो दैट बैंक्स कैन देमसेल्व्स सेट द इंटरेस्ट रेट फॉर देयर कस्टमर। इन्होंने सुझाव दिया कि जो बैंक है उनको अपनी जो इंटरेस्ट रेट है उसको रेगुलेट करने का खुद को अधिकार होना चाहिए। ये केंद्रीय बैंक के पास नहीं होना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, खुद अपने हिसाब से बिजनेस कर सके, अपने कस्टमर के हिसाब से वो देखे कि कौन सा कस्टमर अच्छा है, इसको किस रेट पे देना है। यानी बैंक लोन गिवन कस्टमर इंटरेस्ट रिसीव्ड उसके बदले में प्राप्त करता है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है इसको डीरेगुलेट किया जाए, और इस रिकमेंडेशन को भी मान लिया गया था। वर्तमान में वाणिज्यिक बैंकों के पास जो इंटरेस्ट रेट है उनको फाइनल करने का अधिकार उनके पास है। हालांकि इनडायरेक्ट रूप से उसको कंट्रोल किया जाता है RBI के द्वारा, लेकिन कुछ हद तक इन्हें छूट प्रदान की गई है। तीसरे सुझाव की रिफॉर्म्स की बात करें तो इन्होंने बोला कि भारत के अंदर जो है वो मेजर 4 टियर बैंकिंग सिस्टम शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। 4 टियर से इनका क्या तात्पर्य था कि 3 से 4 इंटरनेशनल बैंक होने चाहिए बड़े, 8 से 10 नेशनलाइज्ड बैंक होने चाहिए। पूरे देश के अंदर सिर्फ 8 या 10 ही बैंक होने चाहिए बड़े। लोकल बैंक्स फोकसिंग ऑन रीजनल स्पेसिफिक बैंकिंग, और जो छोटे बैंक हैं या जो रूरल बैंक हैं वो सिर्फ रीजनल बातों पे ही ध्यान रखें। RRBI फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल फाइनेंसिंग। तो इन्होंने बताया कि 4 तरीके से 4 टियर सिस्टम यहाँ पे होना चाहिए, 4 टियर सिस्टम बैंकिंग का। नेशनलाइज्ड बैंक बड़े हों सिर्फ 3-4, इंटरनेशनल बैंक बड़े होने चाहिए 3-4, 8 से 10 नेशनलाइज्ड बैंक होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। लोकल बैंक जो है वो रीजनल स्पेसिफिक बैंकिंग ही करें, बाकी ना करें। और RRB जो रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं वो सिर्फ एग्रीकल्चर और रूरल फाइनेंसिंग के ऊपर ध्यान रखें। इस रिकमेंडेशन को एज इट इज़ गवर्नमेंट के द्वारा नहीं माना गया था। हालांकि कुछ बातें इसमें से मान ली गई थी,
जैसे कि पीछे भी हमने देखा है कि एसबीआई वगैरह का इनका मर्ज किया गया और ये कंसेप्ट वापस लाया जा रहा है कि कुछ बड़े बैंक कुछ ही होने चाहिए देश के अंदर, 5-6 ही होने चाहिए, लेकिन एज इट इज इसको अभी तक इम्प्लीमेंट टिल डेट तक नहीं किया गया है। नेक्स्ट आपका आता है एट दैट टाइम बैंक्स वर अंडर द ड्यूल कंट्रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द बैंकिंग डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस कमेटी रिकमेंडेड स्क्रैपिंग ऑफ दिस सिस्टम। अभी क्या है कि दो सिस्टम थे कि एक आरबीआई कंट्रोल करता था और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कंट्रोल कर रही थी मिनिस्ट्री के द्वारा। तो इस कमेटी ने रिकमेंड दिया कि इस सिस्टम को स्क्रैपिंग की जानी चाहिए, इसको हटाया जाना चाहिए। इट कंसिडर्ड एंड रिकमेंडेड दैट आरबीआई शुड बी द ओनली मैन एजेंसी टू रेगुलेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी सिर्फ केवल आरबीआई के पास ही अधिकार होना चाहिए, ये ड्यूल कंट्रोल सिस्टम नहीं होना चाहिए। इसको भी काफ़ी हद तक माना गया और आरबीआई ही मेजरली कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आपका आता है ब्रांच लाइसेंसिंग सिस्टम फॉर ओपनिंग न्यू बैंक्स ब्रांचेज शुड बी एबोलिश्ड। कि जो बैंक हैं उनको नई ब्रांच खोलनी है तो उनको खुद को अधिकार होना चाहिए, उन्हें बार बार ये आरबीआई के पास ना जाना पड़े परमिशन लेने के लिए। उसको काफ़ी हद तक कर भी दिया गया है। बैंक कुछ लिमिटेशंस के आधार पर नई ब्रांचेज खोल सकते हैं अगर वो रूल और रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं तो। कंप्यूटराइजेशन इन बैंक शुड बी प्रमोटेड। ये जो सुझाव था इनका था कि कंप्यूटराइजेशन को बढ़ाया जाना चाहिए, और वर्तमान में हम देखते भी हैं कि ऐसा कोई भी बैंक नहीं है जिसके अंदर कंप्यूटराइजेशन सिस्टम नहीं हो गया। सीबीएस ब्रांच, सारी ब्रांचेज सीबीएस ब्रांचेज एनेबल्ड हो चुकी हैं। नेक्स्ट आपका आता है पब्लिक सेक्टर बैंक शुड बी गिवन मोर ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस टू देयर कंपेटिटिवनेस एंड एफिशिएंसी कैन इम्प्रूव। यानी जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उन्हें क्या देनी चाहिए, ज़्यादा ऑटोनॉमी देनी चाहिए, उनके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल नहीं होना चाहिए, उन्हें स्वतंत्रता होनी चाहिए ताकि वो कंपटीशन के अंदर अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके। क्योंकि वर्तमान में जब हम देखते हैं तो प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो ज़्यादा कम्पीट करता है पब्लिक सेक्टर के तुलना में। इसके कुछ कारण ये भी होते हैं कि उनको ऑटोनॉमी नहीं होती है, उन्हें कुछ रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन और नॉर्म्स के तहत कार्य करना पड़ता है। तो इन्होंने सुझाव दिया कि इसको छूट दी जाए। हालांकि इस रिकमेंडेशन को एज इट इज़ नहीं माना गया। अभी भी जो पब्लिक सेक्टर के जो बैंक हैं वो रूल और रेगुलेशन के तहत ही कार्य करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इन इंडिया सिंस नेशनलाइजेशन डायरेक्ट क्रेडिट प्रोग्राम वर एडोप्टेड बाय द गवर्नमेंट। जब से राष्ट्रीयकरण हुआ था तो एक डायरेक्ट क्रेडिट प्रोग्राम अपनाए गए थे, यानी सीधा बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता था। दिस प्रोग्राम कंपेल्ड बैंक्स टू earmark the financial resources for the needy and poor sector at कन्फेशनल या कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके अंदर क्या होता था कि जो कुछ सेक्टर थे जिसके लिए उस जो नीडी सेक्टर और पुअर सेक्टर था उसको एक मिनिमम रेट के ऊपर उनको दिया जाता था, डायरेक्ट क्रेडिट ट्रांसफर किया जाता था। तो ये क्या था, बैंकिंग सेक्टर को जो खुद के रिसोर्सेज थे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को कम करता था। इट्स रिड्यूस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक, हेंस द कमेटी रिकमेंडेड फेजिंग आउट ऑफ दिस प्रोग्राम, कि इसको हटाया जाए। हालांकि कुछ हद तक इसको समाप्त कर दिया गया है, हालांकि उसकी जगह वर्तमान में जो सिस्टम है वो प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर का लाया गया, यानी प्राथमिक क्षेत्र में बैंकों को अपना 40% फाइनेंस करना होता है। तो इनडायरेक्ट रूप से ये उसी का ही रूप है, हालांकि डायरेक्ट क्रेडिट प्रोग्राम को हटा दिया गया। तो ये थी आपकी नरसिम्हम कमेटी जो फर्स्ट थी उसकी रिकमेंडेशन, और उसकी रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी हद तक मान लिया गया था। ये मेजर बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स थे। उसके बाद नरसिम्हम कमेटी सेकंड की रिकमेंडेशन आई थी जो 1908 के आसपास थी। इन्होंने जो सुझाव दिए ये थे कि ग्रेटर एटोनॉमी फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी पब्लिक सेक्टर के बैंक को क्या होना चाहिए, उन्होंने फिर वापस सुझाव दिया कि इसको छूट देनी चाहिए, यानी गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग जो है उसके अंदर उसको 33% तक रिड्यूस करना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, भर्ती की जो प्रक्रिया है या जो ट्रेनिंग है या जो उनके तनख्वाह देने की पॉलिसीज वगैरह है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक की जो है वो मार्केट के साथ प्रोफेशनल्स के रूप में होनी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट इनकी भर्तियां करे। मार्केट प्रोफेशनल्स उस सेक्टर के हैं उनके द्वारा भर्ती की जानी चाहिए। तीसरा इन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंस ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी जो पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है उनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो स्वतंत्र होना चाहिए, गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट नहीं होना चाहिए। हालांकि इन तीनों ही रिकमेंडेशन को नहीं माना गया था। अभी भी गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग 49 से 52% तक है। भर्ती की प्रक्रिया अभी भी गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो मेंबर होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट होते हैं। नेक्स्ट आता है द कमेटी रिकमेंडेड फॉर मर्जर ऑफ लार्ज इंडियन बैंक्स टू मेक देम स्ट्रॉन्गर इनफ फॉर सपोर्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड। इसने कहा कि जो बड़े बैंक हैं उनको
मर्ज कर दिया जाना चाहिए ताकि वो इंटरनेशनल व्यापार के अंदर स्टैंड कर सकें, अंतर्राष्ट्रीय जो बैंक है उनसे कम्पीट कर सकें। हाउएवर इट क्वेश्चन दैट लार्ज बैंक शुड मर्ज ओनली विथ बैंक ऑफ इक्विवेलेंट साइज एंड नॉट विथ वीकर बैंक्स। इन्होंने बोला कि जो बैंकों का मर्ज किया जा रहा है वो उसके जैसे ही बड़े बैंकों के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको छोटे बैंक के साथ मर्ज कर रहे हो। अगर आप उसको वीक बैंक के साथ एक स्ट्रॉन्ग बैंक को मिला रहे हो तो जो वीक बैंक है वो स्ट्रॉन्ग बैंक को भी वीक बना देता है। तो इन्होंने बोला कि जो मर्ज है वो विथ क्या होना चाहिए, सिर्फ सुटेबल साइज के जो बैंक है उनके साथ, नोट विथ वीकर बैंक्स विच शुड बी क्लोज डाउन इफ अनेबल टू रिविटलाइज देमसेल्व्स। अगर छोटे बैंक हैं और वो नहीं व्यापार में स्टैंड हो पा रहे हैं तो उनको बंद कर देना चाहिए, उन्हें बड़े बैंक के साथ मर्ज नहीं करना चाहिए। हालांकि पीछे भी कुछ हमारे आरबीआई के गवर्नर हुए थे जिन्होंने भी ये सुझाव दिया था कि बैंकों का जो मर्ज किया जा रहा है वो गलत है। जो खुद बैंक डूब रहे हैं वो उसको अच्छे जो बैंक कमा रहा है उससे मिलाते हैं और उसकी भी इनकम को घटा देता है। तो ज़्यादा बेहतर होता है कि उसको बंद कर दिया जाए। ये नरसिम्हम कमेटी सेकंड की सिफारिशें थी। फिर उन्होंने एक कंसेप्ट दिया नैरो बैंकिंग का। गिवन द लार्ज परसेंटेज ऑफ एनपीएज फॉर वीकर बैंक्स, some has highest to 20% of their total assets, the concept of narrow banking was proposed to assist in their rehabilitation. Under this, weak banks were allowed to place their funds only in short term and risk free assets. नैरो बैंकिंग जो कंसेप्ट था, उन्होंने बताया कि कुछ बैंक्स हैं जो एनपीए कर रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उनकी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो जो बैंक घाटे में चल रहे हैं तो उनके लिए कंसेप्ट लाया गया नैरो बैंकिंग का। यानी उनको जो अब व्यापार करना है वो कुछ क्षेत्र निर्धारित कर दिए उनके लिए वो क्या करें, फंड्स या लोन देने का काम करें, सभी सेक्टर में वो व्यापार ना करें। नैरो यानी कुछ लिमिटेड एरिया के अंदर बैंकिंग करने के कंसेप्ट लाया गया। किसके लिए? जिनके एनपीएज ज़्यादा हैं या जो वीकर बैंक हैं उनके लिए। इस रिकमेंडेशन को भी माना गया था। नेक्स्ट आपका आता है, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द inherent strength of Indian banking system, the committee recommended that the government should raise the prescribed capital adequacy norms. इन्होंने कहा कि जो उनकी कैपेसिटी बढ़ानी है तो एक जो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स है उसको इंक्रीज किया जाए। दिस वुड आल्सो इंप्रूव दियर रिस्क टेकिंग एबिलिटी। इससे क्या होगा कि उनकी रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी है वो बढ़ेगी। द कमेटी टारगेटेड राइजिंग द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो टू 9% बाई 2000 एंड 10% बाई 2002 एंड हैव पैनल प्रोविजन फॉर बैंक्स दैट फेल टू मीट दीज रिक्वायरमेंट्स। इन्होंने कहा कि ये कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स लाया जाए और उसको बढ़ाया जाए। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स क्या है कि जो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है उसकी जो कैपिटल है उसके लिए उसकी कैपिटल जो बैंक की है वो एडिक्वेट होनी चाहिए और उसको बढ़ाया जाए, 9 से 10% किया जाए और वर्तमान में जो 12% है, यानी जो टोटल रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है और जो टोटल एसेट्स एडिक्वेट है उनका रेशियो क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड 9 से 10% होना चाहिए और जो वर्तमान में कितना है 12%, यानी कैपिटल एडिक्वेटी नॉर्म्स का कंसेप्ट इन्होंने दिया और इसको एज इट इज़ मान लिया गया। वर्तमान में इसको 12% के ऊपर मेंटेन करना होता है। इसके द्वारा इनको देखा जाता है कि बैंक इसका प्रोविजन कर रहे नहीं, और साथ में ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हम जो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नॉर्म्स हैं उनके साथ कम्पीट कर सकें और हमारे बैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बन सकें। नेक्स्ट आपका बैंकिंग सुधार आता है वो है, द कमेटी रिकमेंडेड क्रिएशन ऑफ एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन फंड्स या एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज टू टेक ओवर द बैड डेब्ट्स ऑफ बैंक अलाउइंग देम टू इम्प्रूव दियर फाइनेंशियल पोजिशन। इन्होंने कंसेप्ट दिया कि एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन फंड की स्थापना की जाए या फिर एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनाई जाए जो क्या करेंगी, जो बैंकों के बैड डेब्ट्स हैं उनको अलाउ किया जाए उनको लेने के लिए, ताकि बैंकिंग सेक्टर की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इम्प्रूव हो सके। इसको नीचे एक डायग्राम के द्वारा बताया गया कि कैसे काम करती हैं एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। यहाँ पे बैंक होता है, अब बैंक जो है वो बोरोवर्स को लोन देता है, लेकिन ये लोन क्या बन जाते हैं, बैड लोन बन जाते हैं, मान लो वो चुकाने में सक्षम नहीं है। तो जो एआरसी है, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये क्या करती है, इन लोन को जो बैड लोन है इनको बैंक से परचेज करती है और इनकी रिकवरी किससे करेगी, बोरोवर से करेगी, उससे पैसे लेके बैंक को चुकाएगी। अब जब ये बैड लोन्स ले रही हैं और परचेज करें तो उनको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये डिस्काउंटेड रेट के ऊपर इस बैड लोन को परचेज करती हैं। सपोज दैट 2 लाख रुपए का लोन है तो इसने उस बैड लोन को परचेज किया 1,70,000 के ऊपर, यानी ये उससे कवर करेगी और 1,70,000 चुकाएगी और जो खुद का कमीशन है वो डिस्काउंटेड प्राइस का जो डिस्काउंट है वो खुद के पास रख लेगी। तो ये कंसेप्ट लाया गया एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का, जिनको एआरसी बोला जाता है और वर्तमान में ये स्थापित की जा चुकी हैं, जो बैड लोन्स को बैंक से परचेज करती हैं, बोरोवर से उनको रिकवर करती हैं और डिस्काउंटेड रेट के ऊपर बैंक को वापस फंड अवेलेबल करवाती हैं। इसको भी मान लिया गया है, ये मेजर बैंकिंग रिफॉर्म्स था। नेक्स्ट आपका आता है
The committee suggests that the foreign bank seeking to set up business in India should have a minimum start up to capital of 25 million dollars as against then requirement of 10 million डॉलर्स। इन्होंने जो विदेशी बैंक थे उसके लिए जो मिनिमम स्टार्टअप कैपिटल थी उसको 25 से 10 करने के लिए बोला गया। इट सेड दैट फॉरेन बैंक्स कैन बी अलाउड टू सेट अप सब्सिडरीज एंड जॉइंट वेंचर दैट शुड बी ट्रीटेड एट पार विथ प्राइवेट बैंक्स। इन्होंने जॉइंट वेंचर और प्राइवेट बैंक के साथ कोलोब्रेशन का सुधार के लिए भी इनको बोला कि इनको परमिशन देनी चाहिए, और इसमें काफ़ी सुधार किया गया और उसके बाद से हमारे यहाँ पे काफ़ी विदेशी बैंक स्थापित भी हुए हैं। तो ये थे बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स जो 1991 और 1998 में बैंकिंग सुधार कमेटियों की सिफारिश के ऊपर लाए गए और उनमें से मेजर को एक्सेप्ट भी किया गया। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो अदर बैंकिंग सेक्टर की जो सुधार की समिति थी उनकी रिकमेंडेशन क्या थी और वर्तमान में मेजर क्या क्या बैंकिंग सेक्टर में सुधार किए गए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।